नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज हमारे साथ फुल पैनल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, विजय जी बहुत स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब आ गए, समीर जी बहुत स्वागत। और हमारे दिल्ली के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट कह दूं आपको, भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ है। भास्कर को आज हमने इसलिए बुलाया है कि आपको दिल्ली की एक रियल पिक्चर, रियलिस्टिक पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर वो दिखा पाएं कि आखिर ये जो दावे हो रहे हैं ना, कल पर्ची लिख डाली केजरीवाल जी ने, इतनी सीट मेरी आ रही है, बीजेपी वाले अपनी तरफ से एक आंकड़ा देते हैं, तो भाई ये हवाबाजी है, ये खाने वाले दांत हैं या दिखाने वाले दांत हैं? तो ये आपके सामने आज हम बात करेंगे। बहुत सारे कागज आप मेरी इस पर देख रहे होंगे मेज पर, तो हम बहुत सारी सीटों को भी आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत कुछ बयानों से। जैसा मैंने आपको कहा, अरविंद केजरीवाल ने कल इस चुनाव में पहली बार कुछ सीटों के साथ जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से 55 सीटें आ रही हैं, मेरे हिसाब से उन्होंने बोला 55 सीटें आ रही हैं, और अगर माताओं बहनों ने एक धक्का और जोर से लगा दिया, अपने पतियों को, घर में और जो पुरुष लोग हैं सबको अगर वो ले जा पाई पोलिंग बूथ तक, तो हमारा आंकड़ा 60 के ऊपर भी जा सकता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पोजीशन, जो ये प्रचार हो रहा है, जो लोग समीक्षक लोग कह रहे हैं कि ये 15 और 2020 वाला चुनाव नहीं है, ऐसा एक लहर वाला चुनाव नहीं है, तो उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हमारे पक्ष में चुनाव है। बस ये है कि थोड़ा सा और माहौल बन जाए तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पिछले 2 चुनाव से है, 60 के पार। अब बीजेपी की तरफ से एक आंकड़ा पिछले कई दिनों से लगातार बोला जा रहा है, 52 सीट। 52 सीट, ये 52 सीट क्या है? ये वो 52 सीट हैं जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में जो 7 सीटें बीजेपी जीती, उनमें 52 असेंबली सेगमेंट्स में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिनमें बीजेपी आगे थी। तो वो 52 आंकड़ा कोट करते हैं कि यहां हम लोकसभा चुनाव में हम आगे चल रहे थे, तो ये सीटें हमारी फेवरेबल है, हमारा वोट वहीं पहुंच जाएगा जहां लोकसभा चुनाव के वक्त था, यानी 50 के पार पहुंच जाएगा और हमारा आंकड़ा 50 से शुरू होगा। ये बीजेपी का है। हालांकि इंटरनली जब हमने पता किया, कल अपने शाम के प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो ये बताया गया कि भाई बीजेपी को ऐसा लगता है कि हमारे 42 सीटें मिनिमम आनी चाहिए। तो 42 बीजेपी कह रही है, केजरीवाल जी 55 कह रहे हैं। तो आप जरा ये दोनों दावे सुन लें पहले, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, आज हम किस किस जाति का क्या वोट है, किस तरफ जा रहा है, मिडिल क्लास, महिला, इनका क्या रुझान हो सकता है, अलग अलग सीटों पर ये क्या असर डालेंगे, सब डिटेल में बात करेंगे। पहले आप सुनिए बयान। केजरीवाल जी कितनी सीट आ रही हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी मां बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, पति को, पिताजी को, भाई को, सबको समझाना, बीजेपी में कुछ नहीं रखा, बीजेपी अमीरों की पार्टी है, काम तो केजरीवाल ही आएगा। ये बीजेपी वाले बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, 3 सीट फंस गई, 3 सीट फंस गई। नतीजे देख लेना, नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, तीनों सीटें ऐतिहासिक मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है, रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहां पे, जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहां गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं। हारने का सवाल ही नहीं है, इनके बस की नहीं है। जनता एक तरफा वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, एक तरफा वोट दे रही है। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आप देख लीजिएगा। जय माकन 8 तारीख को 0 सीट आने का इंतजार करें, ज्यादा परेशान न हो। आतिशी चुनाव हार रही है, घबराई हुई है, तरह तरह के भ्रामक समाचार फैला रहे हैं। ये शिकायत वही लोग कर रहे हैं जिनकी जमीन खिसक रही है, और मैं समझता हूं अब दिल्ली इनके इस तरह के भ्रामक बयानों से आजी जा चुकी है। अब कोई न तो इनकी बात को सुनने वाला है और न तो इनकी बात पे विश्वास करने वाला है।
5 फरवरी को सब लोग अपना फैसला ऐसा सुनाने जा रहे हैं जिससे ये लोगों को तकलीफ हो रही है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी और ये मनीष सिसोदिया जी, ये तीनों हार रहे हैं और हारने का जो लक्षण इनके चेहरे पे दिख रहा है। बीजेपी पूर्णतया प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी हार रही है, बुरी तरह हार रही है। भाई देखो, नेता तो यही दावे करेंगे, लेकिन ठीक है, जो नंबर दिया है इन्होंने उस पर हम लोग बात कर लें। और साथ ही साथ ये जो 3 सीट बताई गई, केजरीवाल जी की, आतिशी जी की और मनीष सिसोदिया की, कि तीनों फंस गए हैं, हार रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा देख लेना, यहाँ रिकॉर्ड नंबर से हम लोग जीतेंगे, इसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो पहले भास्कर, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी 55 का नंबर दे रहे हैं, अब ये खाने के दांत है दिखाने के? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत बाद में ये कह पाई है कि हम 55 सीट जीत रहे हैं, ये एक सच्चाई है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो 40 से 45 सीट इसमें आसानी से जीत जाएगी। आज से 5-10 दिन पहले की बात बताऊं तो उनका ये मानना था कि 30 सीट हम लोग लॉक कर चुके हैं, उसमें कुछ नहीं उलटफेर हो सकता है। 12 से 13 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लॉक कर चुकी है और बाकी की जो बची हुई सीट है उस पर फाइट है। और उस फाइट में अब कुछ सीट ऐसी है, जैसे विश्वासनगर, भारतीय जनता पार्टी की वो सीट है, कभी आम आदमी पार्टी जीत ही नहीं पाई है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को लगता है कि ओम प्रकाश शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके प्रति नाराजगी इतनी ज्यादा है कि ऐसी सीट आ जाएंगी उनके लेकिन पास। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी गिनती 30 से शुरू होगी, जी, 30 बिल्कुल। डन है हमारी सीटें जीत बिल्कुल का। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि 30 तक डन है। वो सीटें उसमें आपको भी हुड़बड़ी मालूम होंगी, आपको भरोसा कर पा रहे हैं इस बात पर? और देखिए, आम आदमी पार्टी की बात पे भरोसा करने के पीछे एक रीजन है। इस पूरे चुनाव में महिलाओं को सम्मान देना, उनको आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने की बात कर रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए देने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि इसमें लीड ले लिया है उन्होंने। बहुत पहले जो टारगेट 40 लाख महिला वोटर्स हैं, उन तक आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, कम से कम 2 बार पहुंच चुके हैं। और उनको गारंटी कार्ड उनके हाथ में थमा दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अकाउंट में पैसा आएगा उसी कार्ड से, लेकिन इतना जरूर है कि उनको यह विश्वास दिलाया कि आपको जो और फायदा हम दे रहे थे उसके साथ साथ ये भी आपको मिलेगा, 2100 रुपया। 2100 रुपया। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस काम में कम से कम पीछे रह गई। कुल दिल्ली में तकरीबन 73 लाख महिला वोटर्स है, इसमें लगता है आम आदमी पार्टी को वो कार्ड आपके हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हार जीत का जो फैक्टर है वो महिला वोट है? बिल्कुल, और कुछ नहीं? बिल्कुल, मेहनत भी इसी दिशा में की है आम आदमी पार्टी ने। ओके, ठीक है, आप बताएं सर। 55 सीट कह रहे हैं ये, और 50 बीजेपी बोल रही है, इंटरनली 42 बोलती है बीजेपी। देखिए, एक तो ये कि अरविंद जी के बारे में आप उनके आंकड़े को लेकर कह रहे हैं, आपने भास्कर से भी पूछा कि खाने के दांत हैं कि दिखाने के दांत हैं। हाथी के खाने और दिखाने के दांत होते हैं। अब राजनीतिक हाथी नहीं रह गए हैं केजरीवाल, ये तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो जो दांत है अब खाने वाला ही बचा है, और जब खाने वाला दांत दिखाने की नौबत आ जाए तो आप समझ लीजिए क्या गति हो रही है। अरविंद केजरीवाल हर व्यक्ति से हर साक्षात्कार में एक बात जरूर कहते थे, मैं बड़ा अहंकारी था, मुझे अहंकार हो जाता था तो मैं नंबर लिख के देता था। हाँ। मैंने नंबर लिखना बंद कर दिया। रात में क्या अहंकार बढ़ गया या क्या हुआ, जो भी हुआ हो, इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रहा है कि चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं वो। उनके लिए वो स्थिति हो सकती है जिसकी कल्पना शायद दिल्ली की जनता ने, किसी पोलस्टर ने, किसी सेफोलॉजिस्ट ने नहीं की होगी, हम विश्लेषकों को भी नहीं दिख रहा है। अब चमत्कार हो जाए तो अरविंद केजरीवाल कहीं और। ये भी कमाल है, इस बार कोई पोल हुआ ही नहीं, सर्वे में कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ हुए हैं, 2-3 हुए हैं, कुछ जो कड़ी टक्कर बता रहे हैं और कुछ सेंटीमेंट बता रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अगर पोल को हम माने, यानी कैसे वो बदलते रहे, तो आम आदमी पार्टी की बात पर भरोसा करने लायक नहीं है। वैसे भी कहां यमुना साफ हुई कि भरोसा कर लें, कहां हवा साफ हुई, कहां पानी साफ हो गया, कुछ तो बात हो जिस केजरीवाल हार रहे हैं, ये तय है? बिल्कुल हार रहे हैं, कोई भ्रम नहीं। ऑलराइट सर, वैसे देखिए, कोई नेता अगर कोई नंबर देता है तो वो तो एग्जैजरेटेड नंबर देता होगा ना? बिल्कुल। अगर वो exaggerate 55, होता ही अगर है। वो खुद 55 कह रहे हैं तो रियलिस्टिक इससे कुछ कम होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि कोई भी लीडर जब बात करेगा तो एग्जेजरेशन हो गई। लेकिन अभी कुल मिलाकर हम 107 सीटें लॉक कर सकते हैं 70 में से। 55 आम आदमी पार्टी की जीत की और 52 सीटें कम जोड़ी हैं? कांग्रेस का भी कोई बोला नहीं कांग्रेस भी 50 कह रही है। हाँ, तो चलिए, तो 8 तारीख कांग्रेस मान ली कि 10 सीट हम जीत रहे हैं। 8 तारीख तक कम से कम ये 107 कल एक सीटें। गजब बात हुई, मैं आपको बताऊं। देवेंद्र पराशर जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे में बीजेपी जीत रही है। नहीं तो वो तो पहले ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। हाँ, लेकिन मजेदार बात है ये। हाँ, मजेदार बात है। लेकिन अब
क्या है, ये नतीजे और इस पर बहस करने से बेहतर है कि हम 8 तारीख का इंतजार करें। और अरविंद केजरीवाल साहब बोल रहे हैं तो वो भी एग्जेजरेट है, बीजेपी बोल रही है तो वो भी एग्जेजरेट होगी, और कांग्रेस यदि कर रही है तो उसको एग्जेजरेशन पे छोड़ देते हैं। कल का आपका स्टैंड है कि बीजेपी आगे है चुनाव में? बीजेपी आगे है, अभी भी आप मानते अभी भी आगे है, लेकिन ये दोनों सीटें मतलब इतना कमजोर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल हार जाए, मुझे ऐसा अब भी नहीं लगता। अभी मैं इंडिविजुअल सीट की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बेहतर बीजेपी परफॉर्म करने के हिसाब से भी देखें तो बेहतर किया है, लेकिन फिर भी मैं अब भी कह रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल का 30% जो लाभार्थी वाला वोट है, जिसमें महिला वोटर शामिल है, वो कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा। इस चुनाव को केवल मिडिल क्लास वोटर, जिसके लिए वो कह रहे हैं उनके हस्बैंड वो मिडिल क्लास ही है ना एक तरह से मोटे तौर पर, तो वो वोटर कहाँ शिफ्ट करता है कहाँ नहीं करता है, एक धक्का और दो मैं आजकल बोलता नहीं। अब ये जो बात भास्कर ने कहा कि महिला वोट डिसाइडर है, हाँ, तो महिला वोटर और तो केजरीवाल उसमें आगे हैं बीजेपी से। भाई अगर महिला आधा वोट अगर आधे वोट पर एच केजरीवाल ले चुके हैं तो फिर तो कहानी कुछ और होनी चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरा आधा वोट जो है, आधी आबादी है महिलाओं का, वो पूरा वोट केजरीवाल को पास जाएगा। बड़ा वर्ग केजरीवाल के पास जाएगा क्योंकि उसके लाभार्थी वर्ग जो है वो जुड़ा हुआ है। फ्री बस की जो सुविधाएं महिलाओं को मिल रही है, जो बिजली राशन की जो दूसरी सुविधाएं मिल रही है, वो वर्ग जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बड़ा वर्ग जरूर केजरीवाल के साथ जुड़ा है, लेकिन सारी महिलाएं जाएंगी ये नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहला चुनाव है 2015-2020 के बाद ये विधानसभा, जिसके अंदर लोकसभा चुनाव में जैसा वोटिंग हुआ था वैसा ही विधानसभा चुनाव में वोटिंग होने वाला है। जो पूरा वोट पलट जाता था कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चला जाता था और विधानसभा में केजरीवाल को जाता था, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को जो 52 सीटों पर बढ़त मिली है, मुझे लग रहा है वो विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मोरलेस बनी रहेगी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 सीटों पर जा रही है, क्योंकि जिन्होंने लोकसभा में किया था उसके बाद जो बजट आया है जिस तरीके से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, वोटिंग से एक दिन पहले खड़े हैं हम पीछे, कल वोट पड़ना है। आप कह रहे हैं 45 से 50 भाजपा, बिल्कुल। ऑलराइट। विजय जी कह रहे हैं आगे है बीजेपी। एक ऐतराज है मेरा, हम लोग बार बार ऐसे बात कर रहे हैं जैसे महिलाएं लोभ लालच में बैठी हुई हैं और अरविंद पैसा डाल दे रहे हैं, अरविंद फ्री बस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। लोभ लालच की बात नहीं, अरे यही बात है, इसके अलावा कोई बात हर चुनाव में जिस पार्टी ने ये कार्ड खेला है उसको फायदा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ याद कीजिए आप, महाराष्ट्र पैसा बांटा, झारखंड मैं याद दिलाता हूँ ना, खूब पैसा बांटा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्या हुआ, बूढ़ी अम्मा ने कहा मोबाइल तो दिया है लेकिन वोट मोदी को देंगे। राज्य में भी आपको बता रहा हूं ना, आप महाराष्ट्र में पहले से जो एडवांटेज था उसकी, जिसको कहते हैं ना विनिंग मार्जिन बढ़ाने में, आप कह सकते हैं कि वो काम आ गई। वरना किसकी वजह से जीती? वो जागो तो एक बार जागो तो से हुआ है कि उससे महिलाओं को पैसा डालने से। छत्तीसगढ़ में क्या दोनों हुआ? फर्क आप इस फैक्टर को बिल्कुल डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं? मेरा मैं बिल्कुल डिस्काउंट तो कर ही नहीं रहा हूं, एक वर्ग है, लेकिन दिल्ली की महिलाएं 7 लाख से 12 लाख वाली भी देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली की महिलाएं आत्मनिर्भर भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक बड़ा वर्ग है जिसको 200 यूनिट बिजली, थोड़ा पैसा, थोड़ा खाते में, वो सब अब खाते में आया कहां भैया? पंजाब तक में आया नहीं। आप लोग रोज वही भाषा बोलते हैं जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। एक भी रुपया किसी खाते में पहुंचा नहीं, और ऐसे आदमी भरोसा कैसे कर ले कोई जब पंजाब में नहीं दिया है तो? और मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली की महिलाओं का बड़ा वर्ग इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। वो अरविंद के वादों से परेशान हो गया है। सबसे ज्यादा दिल्ली में जो संकट आ रहा है, जो चाहे तबीयत खराब होने से हो, बच्चे महिलाएं जो जूझ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा दिल्ली की महिलाएं झेल रही। पोल्यूशन की वजह से, गंदगी की वजह से, उनसे ज्यादा कोई अरविंद के खिलाफ इस चुनाव में नहीं खड़ा होने वाला है। देखिए, कल जो कुछ एक हंगामा भी हुआ है, मैं उसका भी आपको बता देता हूं क्या मामला क्या था। भाई रात में, देर रात दिल्ली की मुख्यमंत्री सड़क पर उतरी हुई हैं और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वहां जाकर के शिकायत की और उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बेटा या भतीजा वो गुंडागर्दी कर रहा है सड़क पर। ये तो यहाँ का वोटर भी नहीं है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये इलेक्शन मतलब लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और आतिशी खुद सड़क पर उतरी, इसको लेकर ये खूब हंगामा हुआ है। अब इस पर आतिशी जी ने क्या आरोप लगाया, रमेश बिधूड़ी ने इसका क्या जवाब दिया, वो भी एक बार आपको सुना रहा हूं। और यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये 3 जो मैंने आपको कहा वीवीआईपी सीट दिल्ली की, मनीष सिसोदिया, आतिशी और केजरीवाल की, क्या वाकई किसी संकट में है ये? पहले ये सारा हंगामा ड्रामा देख लीजिए। अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की,
फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। ये पिटाई गोविंदपुरी एसएचओ धर्मवीर सिंह द्वारा की गई। उसके साथ 10 और पुलिस अफसर थे। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है जो मैंने कल रात को ट्वीट किया। ये कोई कंफर्म करे कि मनीष बिधूड़ी मेरा बेटा है। अब मनीष बिधूड़ी हमारा बीजेपी का युवा मोर्चे का महामंत्री रहा है, मंडल का अध्यक्ष रहा है और कार्यकर्ता है बीजेपी का। संस्कारी ऐसे हैं। केजरीवाल जी पहले सब पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी के, ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, और वही केजरीवाल ने एक एक करके सबसे माफी मांगी। जैतरी साहब से माफी मांगी, गडकरी साहब से माफी मांगी, कपिल सिब्बल उनका वकील बन गया, बाद उनसे माफी मांगी। किस पर आरोप? सोनिया गांधी जी पे माफी मांगी, उन पर आरोप लगाया। शीला जी पे आरोप लगा, उससे माफी मांगी। तो ये झूठे आरोप लगाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। वो चतुर लोग हैं। मार्लिना है ना, आतिशी जी वो हैं अपने ही कैंडिडेट से, जो इनका विजय क्या है, सैरियान क्या है, उसकी बहन से चंद्र प्रकाश जी पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा के एफआईआर दर्ज करा दी थाने में। देखें, ये जो भी कुछ हुआ है अभी भास्कर बता देंगे आपको कि पूरा मामला था क्या, कल किस रात क्या हंगामा था कि मुख्यमंत्री को दलबल के साथ सड़क पर उतरना पड़ा। लेकिन अगर वोटिंग से 2 रात पहले ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब चुनाव फंसा हुआ है। बिल्कुल। अभी क्या था मामला? देखिए, साइलेंस पीरियड जो होता है, वोटिंग खत्म होने से पहले 48 घंटे पहले सारा चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। उसके बाद असली खेल शुरू होता है। राज्य कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, जितने भी कैंडिडेट हैं वो इलाके में जाते हैं और वहां की सारी सेटिंग और सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। इसमें आतिशी ये आरोप लगा रही हैं कि रमेश बिधूड़ी का भतीजा, जो कि उस इलाके के वोटर नहीं है, वो नियम के मुताबिक वहां नहीं रह सकता है, और ये इसकी शिकायत हमने की तो इसलिए पुलिस ने हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर। लेकिन हुआ ये, पुलिस का ये कहना है कि न सिर्फ शिकायत की गई बल्कि पुलिस को भी रोका है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस जो वीडियो बना रही थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो उनको जबरदस्ती रोक के रखे हुए थे, इन सबका भी पुलिस वीडियो बना रही थी, तो उस पर पुलिस को काम करने में बाधित किया गया, तो इसलिए उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुआ। ये कहानी है कुल। और क्या है, क्या सीट का समीकरण इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी और आतिशी। देखिए, ये सीट फंसी हुई है, ये सब कोई मानता है। पहले से स्थिति अच्छी हुई है आम आदमी पार्टी की। पहले बहुत ही खराब स्थिति थी, सीएम बनने के बाद स्थिति इस सीट पे अच्छी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि ये सीट हम निकाल रहे हैं। उसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं। बीजेपी ये कह रही है कि 17 कैंप इलाका है और उस कैंप में उनकी पहुंच बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन ट्रेडिशनली वो कैंप जो है वो आम आदमी पार्टी का वोटर्स है। इसी इलाके में, इसी विधानसभा में वो इलाका है जहां 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी के बदले मकान बना के दिया था। अच्छा, तो इसलिए भी ये भारतीय जनता पार्टी मान रही कि यहां पे जो कैंप इलाका है उसको हमने साध लिया है, और वो अगर बीजेपी ने कर लिया तो मुश्किल है। आतिशी मुश्किल में है आपके हिसाब से भी? और टफ है ये सीट, टफ है। ठीक है, केजरीवाल की सीट, नई दिल्ली। नई दिल्ली, पूरी दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि चुनाव सिर्फ नई दिल्ली में हो रहा है। इस तरह से दोनों ही पार्टी के बीच में मुकाबला चल रहा है। एकदम मैन टू मैन मार्किंग किया जा रहा है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, शुरू से लेकर आज तक वॉलंटियर्स हैं, उन सब ने मोर्चा खोल रखी है नई दिल्ली इलाके में। एक एक झुग्गी बस्ती, एक एक वोटर के पास जाने की कोशिश करी। आज तक आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने पहला चुनाव भी देखा था अरविंद केजरीवाल का, तब ये हुआ था जो आईआईटी वाले बच्चे थे वो लोग जाते थे, उनसे प्रभावित होते थे। केजरीवाल हार भी सकते हैं, सीधा सवाल। आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि जो कैंप वाला वाल्मीकि बस्ती और ऐसे इलाकों में जहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि वोटर्स पहुंचे नहीं बूथ पे, ऐसी स्थिति आ जाए तो हार सकते हैं। इसका मतलब भाई आप बहाना कुछ भी बना लीजिए, लेकिन स्थिति ऐसी आ सकती है कि मुश्किल में पड़ जाए केजरीवाल। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया का भी खुद, अरे सिसोदिया साहब तो सबसे, वो बिल्कुल एपरेंट है, खुला। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत कर दीजिएगा कि सरकार आम आदमी पार्टी की आ जाए और विधायक हार और आपका उम्मीदवार हार जाए, मतलब मैं हार जाऊं, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। जैसा पिछली बार हुआ था। 3-4 बार वो ये बोल चुके हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूं, पहले से अनाउंस कर रहे हैं वो खुद ही। केजरीवाल साहब कहकर गए हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। सीएम कौन बनेगा इस पर नहीं बोला है, लेकिन डिप्टी सीएम का तो उन्होंने बताया ना, मनीष सिसोदिया जी बनेंगे। तो ये क्या बताता है सर उनकी? नहीं, वहां पर सबसे ज्यादा फंसी हुई सीट है वो जंगपुरा को लेकर। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और वहां
इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ही कैंडिडेट मजबूत हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट भी बेहतर स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी वहां पर मजबूत है। अब कांग्रेस का कैंडिडेट ज्यादा मजबूत होकर उनको हराएगा या भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैंडिडेट उनको हराएगा। अभी आज केजरीवाल साहब ने जो हमने बयान सुना है, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये लोग सब अफवाह फैला रहे हैं कि 3 सीट फंसी हुई है, 3 सीट फंसी है, हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। ये अपने लोगों को भरोसा देने वाली बात है। भरोसा देने के लिए ही होता है, अपना भरोसा देने की लेकिन बात होती है। और तीनों तीनों सीटें- पार्टी के बड़े सीटें नेता टाइट हैं आपके लेकिन हिसाब से? तीनों सीटें फंसी हुई हैं, टाइट है। अरविंद जी की सीट मेरे ख्याल से थोड़ा सा आराम में है, उसके बाद आतिश जी की है और फिर सबसे ज्यादा मुश्किल में सिसोदिया जी। सबसे ज्यादा मुश्किल में मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल को किस चीज से डर है? ऐसा हो गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, खुद बताया उन्होंने, वो आपको बताऊंगा। और नरेंद्र मोदी को किससे उम्मीद है कि ये वोट अगर आ गया तो फिर तो चुनाव मेरा बन गया? दोनों को सुन लीजिए। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज कितना बैटरी रह गया, क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी। और नंबर 6, पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। हिंदुस्तान के विकास में हमारे मध्यम वर्ग का, हमारे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। दिल्ली के लाखों परिवार जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो व्यापारी कारोबारी है, ऐसे हर परिवार को फायदा होगा। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। अब आप जरा समझिए, दोनों बयान जो हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पार्टी के कॉन्फिडेंस को लेकर के बताते हैं कि भाई वाकई कितना हकीकत में जो भरोसा है उनको अपनी जीत का या कितना डर है हार का। तो पहले केजरीवाल जी वाली बात हम कर लेते हैं। केजरीवाल जी ने इस चुनाव में पहली बार ईवीएम का मुद्दा उठाया है कि ईवीएम की बैटरी होना चाहिए हमको पता, और फिर उन्होंने 6 बातें बताई कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे, उस पर डालेंगे ताकि ये बीजेपी वाले जो है उनका कहना है, मुझे सूत्रों से पता लगा है कि 10% वोट इधर का उधर कर सकते हैं, तो वो ये ना कर पाए। तो ऐसा कह के ये सीधे सीधे बीजेपी तो छोड़िए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन की देखरेख में चुनाव में वोट इधर उधर किए जा सकते हैं, वो भी 10% वोट। 10% वोट तो बहुत होता है विधानसभा के चुनाव में। हर्षवर्धन जी, क्या लगा आपको सुन के उन्हें? अगर कोई ये कह रहा है कि 10% वोट बदल दिए जाएंगे और मेरे सूत्रों से ये जानकारी है, तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि भैया हम हार रहे हैं, कोई तो बहाना बढ़िया वाला हो जिससे कि हम ड्रामा नौटंकी कर सकें, थोड़ा माहौल बना सकें। वरना और क्या वजह होगी कि जिस व्यक्ति को पार्टी बनी नहीं, सत्ता में आ गए, पार्टी बनी नहीं, उसको 28 सीट मिल जाती है, पार्टी बनी नहीं, प्रचंड बहुमत में 2 राज्य में, पार्टी बनी नहीं, एक चुनाव के बाद दूसरे में पंजाब में भी आ जाते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिस पार्टी को मिल गया हो सिर्फ 10-11 साल में, वो ये सब बता रहे हैं। और जरा सोचिए, जो कह रहे हैं हम वेबसाइट पे डालेंगे, भैया सब वेबसाइट पे होता है। आप जाइए, सारे जो पोलिंग बूथ है उसका नाम तो सबको पता ही है, पर्ची में लिख के आता है।
जो पोलिंग एजेंट पार्टी का होगा एक दूसरे को भी पता होता है, वहां भी पता होता है, जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो पता होता है, पोलिंग बूथ का जो प्रिसाइडिंग अफसर होता है उसकी जानकारी सार्वजनिक होती है। जहां तक रही एक चीज की बैटरी का परसेंटेज डाल देंगे, एकमात्र बात है जो नई है, तो एक काम करें ना, इनका कोई बड़ा सा आदमी डिस्प्ले बोर्ड लेकर खड़ा रहे कि बैटरी 20% 30%, तमाशा करना बंद आपके करना हिसाब से चाहिए। ये हार का बहाना है? ये शत ठीक है प्रतिशत सर, एक हार के एक ऊपर शॉर्ट कमेंट फिर मैं जरा सीटों पर बात ये जो अरविंद केजरीवाल जो ईवीएम के लोग इतनी जानकारी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि शरद पवार ने उत्तम जानकार को यहाँ दिल्ली भेजा हुआ है। शरद पवार पार्टी के एमएलए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद उनका चंद्र नाम पवार उत्तम जानकार है, मैं आपको उत्तम जानकार जो है वो पूरा ईवीएम के मामले के जानकार है। और अरविंद केजरीवाल के लिए स्पेसिफिकली उनको भेजा गया है। 15 दिन से वो दिल्ली में ही है अच्छा। और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि कैसे ईवीएम को चेक करना है, आपको कैसे जानकारी रखना है, ईवीएम कैसे हो सकता है, वोट मैनिपुलेट होंगे तो आपको कैसे चेक करना है, कैसे केजरीवाल जी को बात मदद करना है। सबसे मिल रही है शरद पवार, बिल्कुल, शरद पवार ने उनको भेजा है खास तौर से, और वो पूरा आम आदमी पार्टी का ईवीएम, चुनाव आयोग और पूरे ट्रेनिंग ईवीएम वाला आपको मतलब कुछ उसमें वाकई दिखता है जो आरोप लगा रहे हैं, कुछ दम है उसमें या बिल्कुल फर्जी बात नहीं, है? कोई दम नहीं है। देखिएगा, आप लोग विधानसभा चुनाव आप जीत रहे हो, 70 में से 67 सीट आप इसी चुनाव में ईवीएम से जीत रहे हो। दूसरे चुनाव में 70 में से आप 63 सीटें आप इसी ईवीएम से जीत रहे हो। उसके बाद आप इस तरह के आरोप लगाते हो। वैसे तो कल राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में कह दिया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 70 लाख वोट जो है जोड़ दिए गए थे। बिल्कुल, एक हिमाचल की आबादी सब वहां वोट जोड़े गए, वो जो सीटें बीजेपी जीती। एनीवे, आइए यहां भी एक चीज बता दूं, वोटर लिस्ट सब पार्टी के पास होती है। ठीक है, ये भी एक झूठ है कि हमको वोटर लिस्ट दे दें। वोटर लिस्ट बाकायदा सबके पास महिला मोदी जी के आपने वो मिडिल क्लास वाली बात जो सुनी थी उस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई ये जो 12 लाख तक की आय पर जीरो इनकम टैक्स वाला जो बजट में प्रावधान हुआ है, इसका उनको लगता है हमें फायदा मिलना चाहिए। मिडिल क्लास का वोट मोदी जी को तो मिलता ही है जब उनका खुद का चुनाव होता है, लेकिन वो विधानसभा के चुनाव में ज्यादा अरविंद केजरीवाल की तरफ चला जाता है। तो वो ही बैलेंस है 14-15% वोट का, उनको लगता है वो इस बार छिटकेगा नहीं, उन्हीं के पास रहेगा। खैर, अब जरा जो हमने बात शुरू की थी, ये बिधूड़ी साहब या परवेश वर्मा जी, ये जो जाट गुजर वोट है आउटर दिल्ली में, अभी विजय भास्कर कह रहे थे आउटर दिल्ली में बीजेपी का खाता खुल जाए इस बार तो हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल, आउटर दिल्ली में बीजेपी का खाता 20% वोट है जाट गुजर, लोग कहते हैं एक तरफ ही जाते हैं दोनों। देखिए, सीट वाइज हम बात कर लें तो आम आदमी पार्टी भी ये मानती है कि नजफगढ़ भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। कैलाश गहलोत पहले वहां से जीत के आए थे, इस बार उनकी सीट बदल गई, बिजवासन से वो लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन वहां पे किशन पहलवान की वाइफ जो है वो चुनाव लड़ रही है, और किशन पहलवान दिल्ली के बहुत नामी गुंडा माने जाते हैं और वो सीट एकदम पक्की मानी जाती है उनकी होगी। इसी तरह से आप नरेला साइड में चले जाइए, अभी तो मैंने नजफगढ़ साइड की बता रहा था, दूसरी तरफ नरेला साइड में, नरेला में भारतीय जनता पार्टी की ये उम्मीद है कि शरद चौहान जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, उनकी टिकट पहले काट दी गई थी, किसी और को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी और फिर बदल के शरद चौहान को दे दी। वहां पे जो उनका पार्षद है वो नाराज हो गया जिसकी टिकट कटी, और वो अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। आउटर दिल्ली में बीजेपी को इस बार फायदा मिलेगा। भवाना हो, नरेला हो, नजफगढ़ हो, बिजवासन हो, इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको बढ़त मिल रही है। बहुत सारी वीडियोस भी आ रहे हैं वहां पर कि भाई सीवर का काम, सड़क टूटी हुई, ये सब वहां पर प्रॉब्लम्स हैं काफी इस बार। देखिए, सड़क, पानी, सीवर, ये समस्या है, इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छी तरह से उठाने में विफल रही। आम आदमी पार्टी को यह डर लग रहा था कि अगर सिर्फ इसी पे चुनाव हो तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। शीश महल और बाकी मुद्दों को उठा के भारतीय जनता पार्टी ने आसान कर दिया था। भले न उठा पाए, जिसके सामने सीवर बह रहा है, जिसके सामने कूड़ा रखा हुआ है, जिसकी सड़क रोज टूटी हुई है, उसको बताने की जरूरत थोड़ी न पड़ेगी। वो तो जब वोट देने जाएगा तो उसी पे खड़खड़ करते मतदान स्थल तक पहुंचेगा, तो वो तो उसी तरह से मतदान करेगा। भाई देखिए, आप जो जाट बहुत सीटें हैं, महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई, मटियाला, बिजवासन, विकासपुरी, नजफगढ़, पालम, नरेला, सब आम आदमी पार्टी जीती थी। गुर्जर सीट देख लीजिए 2020 वाली, इसमें भी थोड़ा सा अंतर इसलिए भी हो रहा है, रिठाला इस पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐसा बीजेपी को मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ज्यादातर सीटें जो है, मैं उसमें से नाम 2-4 सीट की नाम बता रहा हूं। नांगलोई की सीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार आम आदमी पार्टी भी ये मान के चल रही है कि कांग्रेस यहां पे मजबूत है। रोहित चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो बढ़िया फाइट कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है। ऐसा कांग्रेस का ये मानना है कि वो 5-6 सीट जीत रही है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि एक हो सकता है 1-2, अगर 5-6 जीते तो। अबे गुर्जर सीट जो है छतरपुर, मुस्तफाबाद, तुगलकाबाद, गोंडा, गोकुलपुरी, ओखला, ये तो आम आदमी पार्टी के पास थी। बदरपुर, करावल नगर और पालम ये बीजेपी जीती थी। जी बिल्कुल, इसमें छतरपुर की सीट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से जो जीत के आए थे करतार सिंह तंवर, वो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी के ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में आ गए। इन्हीं दोनों के बीच ये तो जाट गुजर वोट की बात नहीं, मुझे जरा दलित वोट भी बता दीजिए इस बार। देखिए, कुल 12 सीट रिजर्व है और भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के साथ यही मुश्किल रही है चुनाव में कि उनकी शुरुआत जो होती थी, दूसरी पार्टी के साथ जो चुनाव लड़ते थे, तो दूसरी पार्टी 18 सीट पहले ही जीत जाती थी, 12 दलित और 6 मुस्लिम सीट, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट करते। तो ये 18 का पहले से ही ओपनिंग हो जाती थी दूसरी पार्टी की। वो डर इस बार कम से कम बीजेपी को नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दलित सीट वो नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, इतना नहीं, एक तरफा नहीं होने वाला है। 12 रिजर्व सीट है। 12 रिजर्व सीट है। उस रिजर्व सीट में भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उनका खाता इस बार खुल रहा है और 4 से 5 सीट वो लोग आराम से जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा भी मानना है कि दलित सीटों पर अभी भी आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा है। वाल्मीकि समाज पूरी तरह से टूटा है, बाकी दलित मतदाताओं में अभी भी सबसे बड़ा प्रतिशत किसी के पास जाएगा तो आम आदमी पार्टी के पास। बिल्कुल, वाल्मीकि समाज बुरी तरह से टूटा है। वो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी टूटा है, दूसरी जगहों पर भी टूटा है। अच्छा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी सीटों पे हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे ये आइए इन सीटों की हम लोग बात करें जो नरेंद्र मोदी की लहर में भी, यानी 2024 के इलेक्शन में 52 असेंबली सेगमेंट्स पर बीजेपी लीड कर रही थी। 18 तब भी 54-55% वोट लेने के बाद भी 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये आगे थे। इनकी बात मैं कर रहा हूं आपसे। सुल्तानपुर माजरा, आपको भी अगर किसी सीट पर कोई समीकरण लगे तो आप प्लीज बताइएगा। सुल्तानपुर माजरा रिजर्व सीट है, कांग्रेस जीती थी, इस बार मजबूत है आम आदमी पार्टी, आराम से सीट निकाल लेगी। चांदनी चौक कांग्रेस की मेहनत की वजह से लग रहा है कांग्रेस को वहां कुछ सफलता मिल सकती है। जेपी अग्रवाल बहुत पुराने नेता है, लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूत है। मटिया महल अगेन बीजेपी आम आदमी पार्टी मजबूत है। बल्ली मारान आम आदमी पार्टी मजबूत है। राजौरी गार्डन भारतीय जनता पार्टी मंदिर सिरसा वाली सीट जी बीजेपी निकाल सकती है जी, ठीक है। तिलक नगर जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगी। तिलक नगर राजौरी गार्डन दोनों। तिलक नगर राजौरी जो है ना, राजौरी गार्डन और तिलक नगर जनता पार्टी का वो इलाका रहा है। मतलब अभी आप ये कहें कि 2 बार से वो जीत रहे हैं, वो अलग है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस ओरिजिनल जो वोटर है वो राजौरी तिलक नगर इस इलाके में है। तिलक नगर, राजौरी गार्डन और तिलक नगर आपका मानना है बीजेपी के लिए अच्छी हो सकती है। मैं तिलक नगर के लिए नहीं मान रहा हूँ, तिलक नगर मुझे लग रहा है। बल्ली मारान पर आप कुछ कह रहे हैं? बल्ली मारान मेरा मानना है कि वहाँ कांग्रेस एक्स फैक्टर है, इमरान हुसैन के लिए मुश्किल है। इमरान हुसैन सीट उनकी मजबूत है, लेकिन एक्स फैक्टर के तौर पर कांग्रेस। दिल्ली कैंट के लिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मेरा यह मानना है आम आदमी पार्टी मजबूत है। चलिए, नई दिल्ली रोचक है, जो टिकट चाहता था पूर्वांचली भाजपा से, उसको टिकट नई दिल्ली की हम लोग बात कर चुके हैं। जंगपुरा की बात हमारी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा, ये मेरा आकलन है, वहां का जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से अगर देखें तो मनीष सिसोदिया को यहाँ पे से टिकट दी गई थी। उसके पीछे वजह ये थी कि झुग्गी झोपड़ी का वोट भी वहां पे है और मुस्लिम का भी साइजेबल पॉपुलेशन है। और इन दोनों जगह पे अभी लास्ट की बात करें तो झुग्गी झोपड़ी में मनीष सिसोदिया ने बढ़त बना ली, ऐसी जानकारी हम लोगों को लग रही है। तो लग रहा है कि ये सीट जो है मनीष पोल कर लेंगे लगता है आपको। अच्छा, ठीक है। आरके पुरम सीट, प्रधानमंत्री की रैली भी हुई है, देखना है। नाराजगी भी है, वहां से टिकट भी काटी है आम आदमी पार्टी ने, तो यहाँ पे अभी कह नहीं जा सकता। अम्बेडकर नगर टोकस है वहां से आम आदमी पार्टी की, उसकी अच्छी पोजीशन है वहां पे। अच्छा, बीजेपी ये भी आपकी हो सकती है सीट। अम्बेडकर नगर ये रिजर्व सीट है। अम्बेडकर नगर से रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना आम आदमी पार्टी का, अजय दत्त, उनसे नाराजगी है, कैंडिडेट से नाराजगी है। नहीं तो उस पूरे बेल्ट में और कहीं कोई दिक्कत नहीं है आम आदमी पार्टी। खुशीराम चुनार ने बहुत अच्छा काम किया। खुशीराम चुनार कैंडिडेट मेन तो कैंडिडेट बहुत अच्छा है। पार्टी को ये लग रहा है कि वो सीट हम निकल लेंगे। संगम बिहार की बड़ी चर्चा रही चुनाव में। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी एक तरफा। तुगलकाबाद सही राम पहलवान आम आदमी पार्टी। ओखला इंटरेस्टिंग निकाल। लेकिन क्या धो रहे हैं वो ओवैसी के लिए जो बोल रहे हैं। इस हैदराबादी को एक बार चुनाव निकल जाए, मैं इस हैदराबादी को ऐसा सबक सिखाऊंगा, इसलिए कि दोबारा कभी किसी मुस्लिम सीट पर नहीं आएगा। इसलिए कि वो मुश्किल में फंसे हैं, उनकी वजह से मुश्किल में फंसे। सीमापुरी, जल्दी सीमापुरी रिजर्व है। सीमापुरी आम आदमी पार्टी। सीलमपुर टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी। बाबरपुर आम आदमी पार्टी। मुस्तफाबाद भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी आदिल अहमद हार जाएगी वहां से आम आदमी पार्टी के। बीजेपी मुस्तफाबाद में आ जाएगी। कांग्रेस इसका समीकरण बता रहा हूं मैं मोहन सिंह बिष्ट को बाद में टिकट दी गई है। मुस्तफाबाद एक ऐसी सीट है जहां पे 3 कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट, वो ओवैसी के पार्टी के जो ताहिर हुसैन है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दिल्ली दंगा का सेंटिमेंट उनको मिल रहा है, उससे बहुत अच्छा उनको सपोर्ट। देखिए, हम लोग बात तो हम लोग सब 70 सीटों पर कर सकते थे। सर बहुत शॉर्ट में कुछ एक सिर्फ चिन्हित करने के लिए
18 में से 5 सीटों पर भास्कर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मैं यही बात कह रहा था। 18 में से 5 इन 18 की जो आम आदमी पार्टी इन 18 की बात क्यों इंपॉर्टेंट है जो हमने आज की है? जैसा मैंने आपको बताया, नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में दिल्ली में 54-55% वोट जहां मिले दिल्ली से, उसमें भी इन 18 सीटों पर बीजेपी पीछे थी। अगर इनमें से 4 या 5 सीटें बीजेपी अगर जीतने की स्थिति में आज है, तो यह आपको बताता है कि भाई वो सीट जो बीजेपी की अपनी मान के ही नहीं चलती, वो भी बीजेपी इस बार वहां अच्छा करेगी, ऐसा लग रहा है। तो इसका आप ओवरऑल एक इफेक्ट 70 सीटों पर समझ सकते हैं। बाकी तो फिर 8 तारीख को ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है, उसको लेकर के क्या दावे हैं, और साथ में महाकुंभ जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, उसको लेकर के भी क्या पॉलिटिक्स हो रही है। तो सबसे पहले आपको आज जो पार्लियामेंट में हुआ वो बता देता हूं। अखिलेश यादव आज बोले लोकसभा में और उन्होंने कुंभ का मुद्दा उठाया। उन्होंने तो पहले दिन ही कह दिया था, जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन भी उन्होंने कहा था कि बजट की बात बाद में हम करेंगे, पहले कुंभ के बारे में बताइए। अखिलेश यादव हों, उनकी पार्टी के बाकी नेता, कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष जो है इस वक्त उनको लगता है कुंभ पर बात करके मोदी सरकार को, योगी सरकार को, बीजेपी को घेरा जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि जेसीबी मशीनों से शव उठाए गए। भगदड़ के बाद जो वहां पर सामान बिखरा हुआ था वो ट्रकों भर के जेसीबी मशीनों से ट्रकों में डाला गया और आनंद फानंद में उसको ठिकाने लगा दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाई इतनी मृत्यु हुई हैं, चुपचाप लोगों को, उनके जो हताहत हुए लोग हुए उनको तुरंत एम्बुलेंस में डाल करके उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया, ताकि हमको ज़्यादा नंबर ना बताने पड़े। मतलब वो सीधे सीधे कहना है कि जो सरकार कह रही है कि 30 लोग मरे, इससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर लोगों की क्षति हुई है। तो अखिलेश यादव की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर कल जाएंगे कुंभ, वो भी इंपॉर्टेंट खबर है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले अखिलेश यादव। हम डबल इंजन की आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। जो तस्वीर आप साथ में देख रहे थे, भूटान नरेश आए हुए हैं, आज वो कुंभ में थे तो योगी जी ने उनके साथ वहां पर स्नान किया, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन अब ये मामला पार्लियामेंट में गूंज रहा है, अखिलेश यादव जोर शोर से उठा रहे हैं। अव्यवस्था की बात नहीं है, अब तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, छिपा रही है। देखिए, विपक्ष के नेता के तौर पर ये आरोप को लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होता कि ऐसी कोई भी जानकारी उनके पास होती जिसको सदन के पटल पर रखे, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कुछ बोला जाता है वो ऑन रिकॉर्ड है। वो कोई मिल्कीपुर की रैली में नहीं बोल रहे थे कि लोग कह रहे थे कि राम मंदिर तो नहीं गए, यहीं अयोध्या में है, लेकिन मिल्कीपुर का उपचुनाव था और लगा कि कहीं हार न जाएं तो वो चले गए वहां संगम पर स्नान करने, और बाकायदा पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे। मतलब अखिलेश जी के प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं थी। मैं ये मानता हूं कि वीआईपी कम जाते तो अच्छा होता, लेकिन अगर सरकार वीआईपी की व्यवस्था के साथ आम लोगों की व्यवस्था करे तो वो ज्यादा बेहतर हो। शुरू में लगा कम से कम मौनी अमावस्या के दिन कि बिल्कुल वहां जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए, ये कोई भी वजह रही हो, लेकिन भगदड़ हुई, इतने लोगों की जान चली गई, सरकार का आंकड़ा 30 लोगों का है, तो मुझे लगता है कि ये तो जरूरी है। लेकिन अब ये कहना कि आंकड़े छिपा लिए गए हैं,
कोई लाशों को कहीं दबा दिया गया है, गंगा का पानी दूषित हो गया है। ये इस तरह की बात जो अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और जया बच्चन कर रहे हैं, हाँ। ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वहां खड़ा करने की कोशिश है कि देखो हिंदुओं, इन्होंने ये गड़बड़ कर दिया। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, इससे उनको लाभ तो कतई नहीं होने वाला। या आप अपनी बात को कहने के पीछे कोई तर्क, लॉजिक, मैं वही कह रहा हूं, आप सदन में बोल रहे हैं तो कुछ प्रमाण दीजिए ना, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। रामगोपाल यादव ने तो बोला कि न जाने कितनी लाश हिंदुओं को दफना दिया गया, अंतिम संस्कार भी उनका नहीं किया। जया बच्चन और आगे निकल गई, उन्होंने कहा ये पानी इतना दूषित है क्योंकि इसमें लाशें बहा दी गई हैं। ये सब बातें पार्लियामेंट में हो रही हैं सर। राजनेताओं को कहां तक जा सकते हैं इसका अंदाजा हम लोगों को नहीं है, वो किसी भी, लेकिन अखिलेश जी के साथ ये उम्मीद करते हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो उनको बल्कि मुझे ये था कि वो कोशिश करके ऐसे सबूत लाकर रखते ताकि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। अगर ऐसा हुआ है तो वाकई सही बात है। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो क्योंकि उसमें बचने की या बचाने की कोई बात नहीं है, लेकिन केवल वो एक रिटोरिक जैसा या पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह से बात कर रहे हैं, उसका कोई बहुत असर होगा नहीं। पूरे प्रदेश में अखिलेश जी का अपना भी बड़ा अपना, वही कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का बड़ा वो नेटवर्क है, तो वहां पर करना चाहिए था। और किस तरह, यदि लाशों का है, खोया पाया का है, कितने लोग खोए हैं, नहीं मिले हैं, उन सब का भी वो पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पर रिकॉर्ड बनाकर आपको दे सकते थे, तो वो चर्चा करते तो बेहतर है। लेकिन ये तो उम्मीद की जा सकती है कि वो जब भी चर्चा होगी संसद में तो अखिलेश जी कुंभ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका राजनीतिक क्षेत्र जमीन जो ये मांग कर रहे हैं कि आप जिनकी मृत्यु हुई उनके नाम बताइए जी, उनकी डिटेल दे दीजिए, तो ये बात तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली उनका नाम बताने का मतलब है कि आप आंकड़े छुपा रहे हैं, नंबर छुपा रहे हैं। उनका मतलब कोई नाम जाहिर कर, नाम तो जाहिर हो ही जाएंगे, जो नाम सरकार ने 30 मान लीजिए कहे, जो बोले 30 बोले तो 30 के तो नाम तो 30 का नाम तो ऑन रिकॉर्ड ही होगा ना, वो तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश जी का कहने का मतलब है कि ये नंबर में फर्क है, एक अंतर है, जो सरकार बता रही है और जो लोग मारे गए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये बात अगर सही है तो अखिलेश जी को ये इस पर ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा मजबूत तरीके से रखना चाहिए था। वैसे कुंभ में जो मेन भीड़ वाले दिन होते हैं, शाही स्नान, अमृत स्नान, वो तो तीनों हो चुके हैं। अभी कुंभ 20 दिन और चलेगा, लेकिन अब वैसा कोई बहुत ज्यादा दबाव आ जाए प्रशासन के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, वैसा उम्मीद करते हैं कि अब वहां पर नहीं होगा। प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, पहले एक बार लगा था कि खबर आई थी कि शायद उनका दौरा कैंसिल हो गया, लेकिन अब जब सब कुछ वहाँ व्यवस्था जो है दुरुस्त पाई गई है, सब कुछ ठीक है, तो मोदी जी कल जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि वो इस बात का पूरा ध्यान भी रख रहे हैं कि इससे वहाँ पर और लोग जो आमजन हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। उनके वहाँ पर जाने से 10 बजे के करीब वो वहाँ पहुँचेंगे और 2:30 बजे तक, 2-2.5 घंटे, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक वो वहाँ पर रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन उनकी विजिट से वहाँ की व्यवस्था पर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आए, ऐसा नहीं होगा, ये हमको बताया जा रहा है। समीर जी, लेकिन कल दिल्ली का चुनाव है, बिल्कुल भैया दिल्ली में वोट पड़ रहे हैं और मोदी जी की तस्वीर टीवी पर चल रही नहाते हुए कुंभ में। नहीं तो अब मोदी जी का तो पहले से तय था कि कुंभ में जाएंगे, तो 5 ही क्यों? कुंभ तो 12 साल में आता है। 5 ही क्यों? अब ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को समय 5 तारीख को मिला होगा। ये दूसरा अच्छा सवाल है। एक मिनट समीर जी सर, तीनों महत्वपूर्ण स्नान जिसपे सर्वाधिक भीड़ होती है वो समाप्त हो जाए, और जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बनता है तो इस बात का, तो आपने जो कहा ना कि लोगों को न दिक्कत हो, अगर इसके पहले जाते तो निश्चित तौर पर वसंत पंचमी था, 29 थी, उसके पहले मकर संक्रांति थी, तो प्रयास तो यही होगा ना कि उसके बाद ही जाए। 6 हो जाता नहीं, हो जाता, दोनों ही चीज हो जाए। सौरभ, सवाल उस पे भी उठेंगे। आज ही संसद में प्रधानमंत्री बोलेंगे, कल जा रहे हैं कुंभ में, और परसों राज्यसभा में बोलेंगे। नहीं, आज जो संसद में बोलेंगे, देखिए मैंने कल राहुल गांधी का भाषण सुना, हम लोग ये बात, 2 काज भी तो कोई चीज होती है कि आप लोग, मतलब उसी का आरोप लगेगा। भाई आपको इतना बड़ा मंच मिला संसद में, आप बोल रहे हो, आज अगर मोदी जी अब दोबारा अपने बजट वाले वादे दोहराएं कि हमने ये किया, मिडिल क्लास के लिए ये किया, बिहार को ये दिया, अगर उनको मौका मिला है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कर सकते थे, राहुल गांधी अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे। अब ये तो उनको तय करना, अंग्रेजी में, हिंदी में, पूरा मौका उनके पास भी था। हाँ, लेकिन जब आज का जो भाषण है वो वोट ऑफ थैंक्स का रिप्लाई है उनका, प्रधानमंत्री का, तो आप उसमें वो क्या बोल रहे हैं इसको तो आप तय नहीं कर सकते, और वो चुनाव होगा कि नहीं होगा उससे भी तय नहीं कर सकते। लेकिन 5 फरवरी को कुंभ में स्नान पर सवाल खड़े किए जा सकते, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। और खड़े किए जाने चाहिए, नहीं, सवाल खड़े करने में कोई आपत्ति नहीं ना। और दूसरी बात तो क्लियर दिख रहा है ना, जब वोटिंग के टाइम पर वहां पर उनका जाना। अच्छा, प्रधानमंत्री क्या है, नेता ही तो है ना। मैं कह रहा हूं ना, एक पंथ दो काज हो जाए। क्या इसके पहले वो दिसंबर में एक पंथ दो काज का मसला नहीं था ना, लोग कह रहे हैं एक पंथ एक काज है।
नहीं संगम स्नान अरे नहीं, समीर जी की बात रह गई अधूरी सर। नहीं, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री 5 तारीख को जा रहे हैं तो उसको सिर्फ इस राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है कि भाई 5 को वोटिंग है तो ही प्रधानमंत्री 5 तारीख को जा रहे हैं कि आप कह रहे कवरेज हैं तो मान करेंगे। नहीं ठीक है भाई, अब ये भी कहा सकता है कि 6 तारीख को चले जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अगर ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री 5 तारीख को जा रहे हैं तो उसको देख के लोग विजय को वोट कर देंगे। मिल्कीपुर पर अगर अखिलेश जी का बयान आ गया तो मुझे बताइएगा। 19 के कुंभ में भी प्रधानमंत्री गए थे बाकायदा, तब आपको याद होगा सफाई कर्मियों के चरण पखारे थे, बाकायदा सब कुछ किया। कोई राजनीति नहीं है इसमें, नहीं पूरी राजनीति, ठीक है, लेकिन यही है कि सारे स्नान पर्व बीतने के बाद। अच्छा, अब जरा मिल्कीपुर की बात कर लेते हैं, अयोध्या का मिल्कीपुर। अभी आपने वो वीडियो देखा ना कि अवधेश प्रसाद जी जो वहां से सांसद हैं, फूट फूट के रोए, आंसुओं से रोए, बिलख बिलख के रोए। क्या मामला था वहां पर? फिर एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई। अब हालांकि उसमें 3 आरोपी थे, तीनों पकड़ लिए गए हैं, लेकिन वो मामला उससे वो इतने मर्माहत हुए कि वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए। मेरे होते कैसे हो गया, मैं इंसाफ नहीं दिला पाया, मैं बेटी की जान नहीं बचा पाया, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के सामने इस मुद्दे को उठाऊंगा, सब कहा उन्होंने। मिल्कीपुर का इलेक्शन है और उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उससे बड़ी बात यह है। और योगी आदित्यनाथ के लिए भी अब ये चुनाव तो है, ये चुनाव नाक का सवाल है। पहले 9 में से 7 सीटें वो जीत गए, वो एक तरफ है, ये एक सीट एक तरफ है। अगर ये हार गई बीजेपी तो फिर वो 7 धुल जाएंगी जो जीतती थी। तो इस पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं मिल्कीपुर पर, वो सुन लें। ये चुनाव नहीं, चुनौती है कि हमसे पहले अगर किसी ने परिवारवाद की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद शुरुआत की है, और उनके मामा गोरखपुर में नहीं होते तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होते। मैं जब लखनऊ से चला तो मैंने सोचा मिल्कीपुर के किसी नौजवान को इनाम जरूर देकर के आऊंगा, और इनाम उसी को दूंगा मैं जो योगी जी के गांव का नाम बता देगा। अगर कोई नाम जानता हो तो हाथ खड़ा कर दे, मैं अपनी जेब में आपके लिए इनाम लेके आया हूं। कोई गूगल मत कर लेना कोई भी, अरे मैं जानता हूं आप लोग गूगल कर लोगे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गूगल करना भी नहीं जानते हैं। पहले ये जरा तस्वीर एक बार आपको दिखाने का मन था, ये आप जरा देखिएगा अवधेश जी कैसे रोए हैं वो। वही तो मैंने कहा कि इसको चलाने की आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएगा। आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया, को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। अब अवधेश जी बुजुर्ग हैं, वे नेता भी हैं, सांसद भी हैं, तो बहुत ज़्यादा तो मैंने वो उनका मतलब इतनी छू गई ये घटना उनके दिल को कि आपने देखा वो काबू ही नहीं रख पाया अपने ऊपर। लेकिन अयोध्या में ही आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक दलित नाबालिग बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ रेप की घटना हुई थी। फिर अब ये अयोध्या में दूसरा वाकया हो गया, ये भी दलित लड़की है, इसकी गांव के कुछ लोगों ने हत्या कर दी, वो लोग पकड़े भी गए हैं। तो अब इससे एक माहौल तो बनता ही है। पिछली बार जो वाकया हुआ था उसका आरोप समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगा था। इस बार भी जब तक ये पकड़े नहीं गए थे तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम इन दुष्कर्मियों को पकड़ेंगे जरूर, और अब हैरान मत होना इनके तार भी अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ जाए। लेकिन सांसद जी तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन आप सोचिए जरा
कि इनका ये वीडियो देखते हुए इतने गंभीर मसले पर, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके 3 आरोपी पकड़े गए, उसमें जो जाति का एंगल निकालने की कोशिश की गई वो भी नहीं सफल हुआ, वो भी दलित हैं जो आरोपी हैं। आप देखिए कैसे ये किस तरह से रो रहे हैं। साफ दिख रहा है कि एक नाटक नौटंकी कर रहा है एक व्यक्ति जो इतना संवेदनशील मुद्दा है उसको हास्य का मुद्दा बना दिया है, और सिर्फ इसलिए कि अजीत प्रसाद जो उनके बेटे मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कहीं वो हार न जाए। और यही व्यक्ति थे जब मोहित खान का नाम आया था तो यहां अंग्रेजी बोलने लगे थे, जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आप कब अयोध्या जाएंगे, क्या होगा उस मसले पर, क्या है, तो जाने क्या मौन व्रत है उस दिन। किसी बाबा ने, किसी पहुंचे हुए व्यक्ति ने इनको कह दिया था कुछ दिन मौन रहना है। ये अलग बात है कि सबको इंटरव्यू दे डालते थे और मूल बात छोड़कर सब बोलते थे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं तो जाकर नेताओं का, और ये हमारा आपका दोष है, ये जनता का दोष है कि ऐसे लोग राजनीति में, मैं फिर कह रहा हूं, वो तो रो ही रहे हैं, हंसी आपको आ रही है ना, मैं अपनी तरफ से तो वो रो ही रहे हैं। जब इस वीडियो को हमने देखा तो मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे तो मतलब इधर तो नहीं परंपरा, राजस्थान में रुदाली बुलाने की परंपरा है कि जब लोगों को कुछ नहीं हो तो कुछ महिलाएं आती है, वो छाती पीटते हुए रोती है। मतलब ये स्थिति अगर सब चुनाव की, सिर्फ चुनाव, तो क्या स्थिति है चुनाव की अभी? देखिए मुझे लगता है कि बहुत कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो उसका एक धर्म संकट था कि बाबा गोरखनाथ का टिकट काटे या नहीं काटे, क्योंकि वो भी पासवान समाज से थे, उनका टिकट काटा है। जिनको टिकट दिया है वो बेहतर एक प्रत्याशी के तौर पर है, और वहां बहुत मजबूत मुकाबला है, दोनों के बीच में बड़ी काटी। इन्हीं की जाति के हैं बिल्कुल। उसका एक समस्या जरूर है कि जिसको दिया है पासी को रामचंद्र पासवान, वो बेसिकली मिल्कीपुर के नहीं है, उनका व्यवसाय सब काम धंधा गुजरात में, वो लोकल नहीं है, उनकी एक छवि जो मतलब वो पड़ रही है। उसके बाद भी एक अच्छा टिकट है कि पासी बनाम पासी का चुनाव मिल्कीपुर का हो गया, एक बड़ा वोट बैंक है वहां पर। पिछली बार जब बीजेपी हारी थी तो यही कहा गया था ना अयोध्या में कि भाई दलित समाज सारा चला, पासी समाज ही जो है बिल्कुल, इसलिए उसी समाज के पासी को दिया गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से अवधेश प्रसाद रो रहे थे, अगर जब मोहित खान का नाम आया था उस समय अगर दलित बेटी के लिए वो इस तरह से थोड़ा आंसू अगर बहा देते तो लगता कि भाई उनके वो अश्रु और आज के अश्रु भी सही में दलित समाज के आपके लिए भी नौटंकी है ये? निश्चित रूप से नौटंकी है। चलिए, दलित बेटी के लिए चुनाव कहां खड़ा है सर अभी मिल्कीपुर का? टफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी एच पे है। विजय जी सर, किसी जनप्रतिनिधि का इतना संवेदनशील देखकर मेरा दिल भरा आया है। आप मत रोइएगा प्लीज। सच में, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि जनप्रतिनिधि ऐसे रोने की बजाय खड़ा हो जाए लड़ाई लड़ने के लिए। वो लड़ाई लड़ता कहता कि जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती तब तक मैं अनशन पर बैठूंगा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना दूंगा, ये जो भी करना, लड़ाई लड़ने का काम होता। और उस बात का जिक्र हो ही क्या, सब लोगों को पता है मोहित खान वाला मसला और अब वाला मसला। उसमें फर्क था ना कि उसमें तो पता था उनको कि कौन लोग आरोपी हैं, ये अवधेश पासी जी को कि समाजवादी पार्टी का नेता है, उनके घर में उनका दफ्तर है, वो सब चीज़ें पता थी। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो हर्ष जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ कि ज़्यादा वो लगता है, हास्य उसमें लगता है, और कोई संवेदनाएं, ऐसा लग रहा हो कि अवधेश जी बहुत संवेदनशील लोग हैं, मतलब उनकी संवेदनाओं का हम सम्मान करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा तो दिल भरा आया, इतना रोते हुए मैंने किसी सांसद को नहीं देखा। सर शॉर्ट में चुनाव का क्या लग रहा है मिल्कीपुर का? पूरा चुनाव अब अयोध्या, जो भारतीय जनता पार्टी उसे अयोध्या के लिए पहले कह रही थी कि प्रायश्चित का चुनाव है, उसने इसे जाति के चुनाव में बदल दिया। और जाति के चुनाव में बदल के मुझे लगता है आज भी समाजवादी पार्टी एज पर हावी है उस पर। ओके सर, चलें ठीक है। कहा विजय जी ने, तो नारा चल रहा है अयोध्या न काशी, पासी की काट पासी। ये बीजेपी का नारा है, बीजेपी का नहीं, जनता मतलब चला रही। जाति जनगणना की बात, भाई राहुल गांधी का आज भी ऐसा उनकी बातों से लगता है कि उनका सारा जोर ये जाति के कार्ड पर, जाति जनगणना पर है। उनको लगता है कि ये जिसको कहते हैं देश का एक्सरे, उन्हें लगता है कुछ भी हो जाए देर सवेर उनका ये जो उनके हाथ में जो पत्ता है ये चलेगा जरूर और इससे उनको फायदा मिलेगा। अभी तक तो हमको नहीं लगा कि राज्यों में इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन वो अभी भी इसी बात पर लगे हुए हैं लगातार। अब तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए, वो मैं आपको देता हूं। राहुल गांधी ने बोला क्या लेकिन पार्लियामेंट में, और वो क्या आर्गुमेंट क्या देना चाह रहे थे, क्या साबित करना चाह रहे थे, आप सुनिए। We have done a caste census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country
is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. अब साहब राहुल गांधी कह रहे हैं शॉकिंग नतीजे थे तेलंगाना की जाति जनगणना के। 90% आबादी जो है वो पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की है। डेटा मैं आपको दे देता हूं। उसमें पाया गया है कि ओबीसी तेलंगाना में 56.33%, शेड्यूल कास्ट हैं 17.43%, शेड्यूल ट्राइब्स हैं 10.45% और मुस्लिम आबादी है 10.8% और अन्य जातियां हैं 15.79%। ये तो अब जो अन्य बचा, अन्य ये सो कॉल्ड फॉरवर्ड जातियां होंगी, अगड़ी जातियां होंगी, तो वो लगभग 15-16% के करीब है। अब वो कह रहे हैं शॉकिंग था कि देखिए 90%, 85-90% जो है वो पिछड़े हैं। मतलब उनके लिए शॉकिंग हुआ। मेरा सवाल ये तो सभी जानते हैं पिछड़ा देश में 50% है, इस पर तो मुझे कोई डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता। आप जिन जातियों को आप ओबीसी में गिनते हैं वो 50%, 45-50% तो दुनिया मानती है। वो तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 52% तक का उसको कहा गया। मुझे लगता है राहुल जी को शॉकिंग के बजाय ये कहना चाहिए था कि यही बात हम कह रहे हैं और इसी बात को सामने मतलब ऑन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक्चुअली कास्ट सेंसस का मतलब क्या है कि कास्ट सेंसस कोई जातियों की आबादी को लेकर नहीं है, उन जातियों में क्या स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए भी है, और आगे है पीछे है, उन पिछड़ी जातियों में भी कौन पिछड़ा है उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राहुल जी ने यह बताया कि जो सवाल हम रोज कर रहे हैं कि भाई आपकी सरकार जहां पर होती है वहां क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कि तेलंगाना में हमने कर दिया। मुझे एक बात बताइए आप, ये जो तेलंगाना के आंकड़े आए हैं देश के किसी भी राज्य में आप करा लीजिए, कहीं कोई विशेष परिस्थिति हो तो अलग बात है, भाई किसी राज्य में जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा होती है या कहीं मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी, वैसी विशेष परिस्थिति छोड़ दीजिए, तो ये तो हर स्टेट में यही आंकड़ा आएगा। नहीं, आंकड़ा तो आएगा तो फिर आप कास्ट सेंसस करवा लीजिए ना। उनका मुद्दा तो यह कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। नहीं होना वो अलग विषय है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि ये तो हर व्यक्ति जानता ही है ना, शॉकिंग कुछ नहीं, हमारा सोशल स्ट्रक्चर यही है, यही सोशल स्ट्रक्चर। ओबीसी 50% के आसपास होगा, दलित जो है वो 20% के आसपास रहता है, 10-12% के आसपास जनजातीय आबादी होती है। यही हम लोग सब जगह मतलब, लेकिन उन्होंने उसको प्रस्तुत ऐसे किया कि बहुत कोई रहस्योद्घाटन हो गया। इससे बड़ा फ्रॉड भारतीय राजनीति में नहीं है कि कास्ट सेंसस कराएंगे। बिहार में हो गया, तेलंगाना में हो गया, मैं तो कह रहा हूं कि देश के हर हिस्से में धीरे धीरे हो ही जाए। कास्ट सेंसस कराकर भी कितने मंत्री हैं एससी एसटी, कितने मंत्री हैं ओबीसी तेलंगाना की सरकार में, वो उस प्रतिनिधित्व को पूरा नहीं करते। पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं गृह मंत्री अमित शाह वो ऐलान करके आए, उसके बावजूद कांग्रेस ने तो पिछड़ी जाति को नहीं बनाया, रेड्डी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिना गणना किए, बिना कास्ट सेंसस किए नरेंद्र मोदी को 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। अभी भी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति तो इनको नहीं दिखा। जब इनकी वायनाड सीट खाली होती है तो न किसी मुस्लिम को दिया, न किसी दलित को दिया, न पिछड़े को दिया, अपनी बहन प्रियंका को ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी ये जो सारी जो कास्ट सेंसस वाली बात है, ये आंकड़ा गिनाने के लिए, 90 में से 3 लोग हैं इसके बताने के लिए। अरे भाई, जब उस सर्विस में लोग आए जितने, उनका प्रमोशन हुआ, मंडल कमीशन उसके बाद लागू हुआ, तो यानी आपकी जो सरकार थी वो बर्बाद करते रहे। उसके बाद क्या एक तरीका है, हम भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पा रहे। कैसे नहीं कर पा रहे? अरे भाई, पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी पिछड़ी जाति के, हटाए गए तो मोहन यादव भी पिछड़ी जाति के। भारतीय जनता पार्टी के पास मंत्रियों की पूरी श्रृंखला है, आपके पास क्या है? आप एक तो कोई उदाहरण दे दीजिए। आपके पास कोई एक उदाहरण नहीं है। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, 3 राज्यों में सरकार। कल प्रधानमंत्री उनके ठीक सामने बैठे हुए थे, कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे, और उधर से उन्होंने कहा कि आपके सामने, यहाँ सामने मुझे बहुत सारे ओबीसी एमपी दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के, लेकिन मैं जानता हूं आपके पास कोई ताकत नहीं है। तो फिर वहां से एक आदमी चिल्लाया, वो मेरे का किरण रिजिजू शायद चिल्लाया, आपको प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री बैठा है सामने। और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसके ऊपर ये कांग्रेस तो यही कहती है ना कि मोदी के अलावा मोदी ने सब कब्जा कर लिया, कोई और कुछ कर नहीं पाता। कमेंट ये जो आया है आंकड़ा, और देखिए अब ये हर स्टेट में यही है। दरअसल स्टेटमेंट जो राहुल गांधी के लिए तैयार की गई थी उसमें एक गलती हुई है। ये कहना चाहिए कि ये सच्चाई है जिसको हम प्रस्तुत करना चाह रहे थे और देश भर के लिए। ये खबर इसमें यही है कि राहुल गांधी गलत तरह से इसको प्रेजेंट कर पाए और उसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्रिएट नहीं कर पाए। ठीक।
सर अगली खबर में पढ़ रहा हूं मैं अब राहुल गांधी से जुड़ी खबर है। कल इन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर एक बड़ा आरोप लगा दिया। हालांकि वो ये कहते रहे कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन है वो आरोप ही कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख वोटर जोड़ा गया। वो कह रहे हैं हमको सारी जानकारी दीजिए इलेक्शन कमीशन से कि ये वोटर कहां के हैं, इनका नाम पता हमको दीजिए, इनका पोलिंग बूथ वगैरह सब हमको बताइए, हमको पता चले कि ये 70 लाख लोग कौन हैं, हम जाकर वेरीफाई करेंगे। उनका शक ये है कि ये इलेक्टोरल लिस्ट में फ्रॉड हुआ है, ये फर्जी वोटर है, इनको जोड़ा गया है और ये उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में जोड़े गए जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता था और वहां बीजेपी जो है लैंडस्लाइड से जीती है। राहुल गांधी Between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. The new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the Election Commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? अब देखिए वो एक तो ये कह रहे हैं कि भाई ये आपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने हैं एक उन्हीं पे उनको भरोसा नहीं है क्योंकि आपने तो कमेटी के नियम ही बदल दिए थे। अब उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ मोदी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे, उनको ही तय करना है, मैं वहाँ जाके करूंगा क्या मीटिंग में जाके, एलओपी का जाना बनता है उसमें। लेकिन समीर जी 2 महीने बाद वो ये बात उठा रहे हैं कि वो 70 लाख जोड़े गए थे, आप वोटर लिस्ट में कौन है ये लोग। देखिए देवेंद्र फडणवीस ने इसका बहुत अच्छा जवाब राहुल गांधी को दिया। जो राहुल गांधी ने कल लोकसभा में जो कहा था कि 70 लाख महाराष्ट्र में वोटर जोड़े गए और उन्होंने शिरडी का भी जिक्र किया कि शिरडी में एक ही सोसाइटी में 5000 वोटर 7000 लोग एक ही बिल्डिंग में जुड़ गए थे, जिसके कारण हमारी हार हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने कल इसका बहुत अच्छा जवाब दिया और उसके पहले भी जवाब दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने यह मामला उठाया था विधानसभा हारने के बाद। नाना पटोले ने कहा था और शरद पवार भी उस साथ में थे, कहा गया था कि ज्यादा वोटर जोड़ दिए गए हैं जिसके कारण हमारी हार हुई है। चुनाव आयोग को उन्होंने लिखित में दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है कि जहां ज्यादा डाटा इकट्ठा हुआ है, जहां ज्यादा नाम जुड़े गए, हमारे पास सूची लेकर आइए। नाना पटोले ने कहा कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अब ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कितनी विधानसभाएं जहां ज्यादा वोटर जोड़ दिए गए हो जिनके कारण हम आ रहे हैं, और वो सारी सूची हम लेकर चुनाव आयोग के पास जाने वाले हैं। आज तक नाना पटोले वो सूची चुनाव आयोग के पास लेकर नहीं गए। देवेंद्र फडणवीस ने चुनौती दी थी कि आप वो सारी विधानसभा वार जितना आप जो कह रहे हो आप सूची लेकर आइए चुनाव आयोग के पास। मतलब ये जो ये कह रहे हैं 70 लाख लोगों के नाम जोड़े गए, ये डेटा ही गलत है। तो पूछा है ना इनसे, जो 70 लाख का आंकड़ा आया है तो पूछा है कि आप बताइए कहां जोड़े गए। आप शिरडी की जिस सोसाइटी का जिक्र कर रहे हैं उसका डाटा आप अभी तक नहीं दे पाए। महाराष्ट्र में 70 लाख कहां जुड़े हैं उसका आप डाटा नहीं दे पाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि बताइए आपके पास कहां से डाटा आया है, हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो डाटा है, जो मतदाता है, उसकी सारी लिस्ट सभी राजनीतिक दलों के पास। इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, और वो तो इलेक्शन कमीशन के चुने जाने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया ना अब तो उन्होंने। वो इलेक्शन कमीशन के चुने जाने की प्रक्रिया पर सवाल पहले भी उठाया गया जब जो बदलाव किया गया था इलेक्शन कमिश्नर्स को चुने जाने पर। अब तो उनका सीधा कहना यह है कि मैं आरोप लगा रहा हूं कि इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ और इलेक्शन कमीशन उसमें इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल कर रहे हैं। बेसिक सवाल वो है। दूसरा, ये जो नंबर है वो कितना नंबर सही है गलत है। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी सवाल हो, और विपक्ष के नेता है ना, आप उनको नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, और पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को या सरकार को इस पर पूरा स्पष्ट देना चाहिए कि भाई ये आंकड़ा है, इतना बदलाव हुआ है, इतना बदलाव नहीं हुआ है। इसमें क्या है, मतलब कोई चोरी तो नहीं है ना। ये तो मुझे जितना याद आ रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब तिथियां अनाउंस होती हैं, उसी वक्त बताया जाता है ना कि इस चुनाव में इतने नए वोटर जुड़े हैं। वो 46 लाख का करीबन फिगर था, लेकिन अब राहुल जी 70 लाख कह रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि कोई सवाल खड़ा हो रहा हो तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को इसका उत्तर देना चाहिए। और जो इसकी चयन प्रक्रिया की बात है, तो राहुल जी को शायद नहीं पता कि
इससे पहले जब यूपीए सरकार थी और तब कोई कमीशन ही नहीं था, एक प्रोसेस ही नहीं था इलेक्शन कमीशन चुनने का, और 10 जनपद से भी जो लिस्ट पर नाम चला गया, मैं उस नाम को भी जानता हूँ, उसका चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय से सोनिया गांधी जो लिख देती थी वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया। लेकिन मतलब कोई प्रोसेस उस तरह का नहीं था। और इसमें मान लीजिए सीजेआई भी आ जाए तो भी बहुमत तो सरकार रहेगा। कांग्रेस की सरकार के टाइम पर जो सरकार चाहे जिसको चाहे बना सकती थी, ठीक है। और अभी ये मसला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग पर चल रहा है। ओके, ठीक। एक इस पर आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं गुजरात की बात करूं। ये देखिए, ठीक वैसी ही बात है जैसे सबको पता होता है अपना पोलिंग बूथ, सबको पता होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सबको पता होता है पोल एजेंट, लेकिन अरविंद जी फिर से डालेंगे। तो ये संदेह पैदा करने की तकनीक होती है। जब चुनाव आयोग किसी भी चुनाव की घोषणा करता है तो बाकायदा सारी डिटेल बहुत विस्तार में देता है, और हम लोग भी टीवी पे कहते हैं भैया जो तारीख है वो भी बता दो, मतदान और मतगणना इतनी लंबी चौड़ी क्यों बता रहे हो, सब डिटेल में बताते। दूसरा, जितने भी अधिकृत प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की कॉपी ले सकते हैं। ये बाकायदा लोकतंत्र है भाई, यहाँ कोई किसी पार्टी का थोड़ी नहीं है कि कांग्रेस के कितने सदस्य हैं पता नहीं चले, बीजेपी कितने सदस्य हैं पता नहीं चले। ये पार्टी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है देश में। ये विशुद्ध संदेह फैलाने की कोशिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो जानकारी इलेक्शन कमीशन से चाह रहे हैं वो सब सार्वजनिक होती है, और जो नहीं है उसको अधिकृत प्रत्याशी, अधिकृत पार्टी चुनाव आयोग से ले सकते हैं। ठीक है। अब आज की अंतिम खबर गुजरात से है। उत्तराखंड के बाद गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 मेंबरों की एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को इस कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। 4 और सदस्य होंगे और 45 दिनों में राज्य सरकार को यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। यही बन तो मतलब हम ये माने कि ये वैसा ये कोई मॉडल आने वाला है। उससे उनको मतलब एक फायदा ही है ना कि उनको समझ आया कि किस तरह से है, तो उस अनुभव को इस्तेमाल करके भी वो। अब सर यहाँ सवाल मेरा ये है, क्या पूरे देश में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यूसीसी ऐसे ही राज्य दर राज्य लागू होगा? ये तो सरकार ने साफ ही कर दिया। अमित शाह जी ने भी पहले साफ किया था, लोकसभा में भी कहा कि हम राज्यों में जो है लेकर आएंगे। और ये भी बहुत सारे लोग कहते रहते कि भाई आप अपने राज्यों में चालू कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकारें हैं उसमें उत्तराखंड में कर लिया। कोई वैसा मामला तो नहीं बन जाएगा ना कि यहाँ मान लीजिए भी कभी किसी राज्य में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ गई तो उसने हटा दिया, नहीं हमको नहीं चाहिए। वो तो कर सकते हैं क्योंकि सरकारों का अपना फैसला है। साहस करे, पहली बात तो आए। हाँ। नहीं तो क्या इसलिए मैंने सवाल इसलिए किया, क्या इसके लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बेहतर नहीं होता? बेहतर होता, नहीं तो सेंट्रल लेजिस्लेशन को भी तो बदल सकते हो आप, इसमें क्या सेंट्रल भी बदल सकता है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं कम से कम कुछ वक्त के लिए एक यूनिफॉर्मिटी तो पूरे देश में रहेगी अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन हो। लेकिन आप इसको यूं भी समझिए कि अगर ये हो जाएगा तो कोई सरकार साहस तो करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया उसके बाद भी उठाकर फेंक देंगे, ऐसा साहस तो करे। ये दुस्साहस होगा। जितना लागू करना कठिन है उस हटाना उससे भी ज्यादा कठिन है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है उसमें आप देखिए कि उसमें भी इसकी चर्चा हुई, और जब कहा गया कि भाई इस पर आज क्यों नहीं लागू किया जा रहा, तो उन्होंने कहा जब समय आएगा तो राज्य सरकारें अपने हिसाब से उसको लागू कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। केंद्र सरकार ने सोचा कि इसको एकदम पूरा बवाल खड़ा हो, इससे बढ़िया अलग अलग राज्यों में होता है तो उससे भी एक माहौल बनता हो गया। जो बीजेपी चुनौती देती रहती है कांग्रेस को कि बोल के दिखाओ कि हम हटा देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जितनी भी चुनौतियां दे रहे हैं, मुझे आज सुनते हुए बड़ा लगता है, और बार बार ओवैसी साहब कहते हैं कि लागू करके दिखाओ वक्फ वाला, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमको तुरंत 370 याद आता है। हमको लग रहा है कि वही होने वाला है एकदम। उत्तराखंड में आसान था, गुजरात में उतना आसान नहीं रहेगा। बहुत विरोध होगा। उत्तराखंड छोटा स्टेट है, गुजरात में आप इसका विरोध बिल्कुल SC आबादी है, दूसरे कम्युनिटीज है वहां पे। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी और भास्कर हमारे साथ थे। भास्कर बहुत शुक्रिया आपका भी।